आज का दिन संसदीय इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास नीयत भी है, नीति भी हो और मोदी जी जैसे सशक्त नेता भी हैं। आज का दिन संसदीय इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। इसी गरिमा में सदन ने सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को पास कर हमारी मातृशक्ति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की थी। रास्ते में सुधार होता है। धुएं भरी रसोई से लेकर गरिमापूर्ण जीवन तक यही हमारा सामाजिक न्याय, जिसकी कल्पना कभी बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब ने की थी कि हमें नागरिकों को, समस्त नागरिकों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय देना होगा। चेकमेट। चिंटू जी, आप घोड़े भी अच्छे दौड़ाते हो। टू गुड। थर्मोकूल कूलर, सिर्फ ठंडी हवा बाहर नहीं आएगी, आपका बड़प्पन भी बाहर आएगा। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से जब गर्भवती महिला को पोषण मिलता है तो आने वाला भविष्य भी संवरता है। मैटरनिटी अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया जाता है तो पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति का समय मिलता है। शस्त्र सेनाओं में महिलाओं को जब स्थायी कमीशन प्रदान करने से राष्ट्र सेवा में डिफेंस फोर्सेज का अभिन्न हिस्सा बनती है तो महिलाएं सशक्त होने का एहसास महसूस करती है। इसी प्रकार हम आर्थिक न्याय की बात करें, मैंने अभी तक सामाजिक न्याय की बात करी, अब मैं आर्थिक न्याय की बात करता हूं। अगर आर्थिक न्याय की बात करें तो योजनाएं पहले भी बनी, लेकिन जब मोदी जी आते हैं 2014 में तो इन योजनाओं के क्रियान्वयन में और परिणाम में विजिबल चेंज नजर आता है। महिलाओं के लिए जनधन खाते, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, लखपति दीदी, मुद्रा योजना में तो 60% से ज्यादा महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त और समर्थ बन रही है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप और स्टार्टअप के संचालन में स्वयं निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनकर आर्थिक योजना में सहभागिता दे रही है। अध्यक्ष महोदय, ये सब क्यों संभव हो पाया? ये ऐसे ही नहीं हुआ। ये उस दृढ़ इच्छा शक्ति और पवित्र भावना का परिणाम है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मातृशक्ति के लिए रखते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास नीयत भी है, नीति भी हो और मोदी जी जैसे सशक्त नेता भी हैं। अध्यक्ष महोदय, यदि हम राजनीतिक न्याय की बात करें, अभी मैंने सामाजिक न्याय की बात करी, आर्थिक न्याय की बात करी और राजनीतिक न्याय की बात, ये संविधान का जो हमारा प्रीएम्बल है उसी में उल्लेखित है। अध्यक्ष जी, पहला शब्द ही न्याय है। तो हम राजनीतिक न्याय की बात करें तो सर्वप्रथम हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने महिलाओं को राइट टू वोट का अधिकार दिया। ये राजनीतिक न्याय है सर, जिसे उन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा। महिलाओं को राजनीतिक रूप से सक्रिय भागीदारी की ओर बड़ा कदम बढ़ाया। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को लेकर ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस जो 1927 में, ये 100 साल का संघर्ष है सर, 1927 में पुणे में आयोजित हुई थी। 1931 तक सभी को वैक्स मताधिकार की मांग की गई थी, जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा भारत के संविधान में साकार रूप दिया गया। राइट टू वोट महिलाओं को। बाबा साहब का कहना था, आई कोट, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ ए प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड। अर्थात मैं किसी समाज की प्रगति को महिलाओं की प्रगति से मापता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, यहां एक विषय और उल्लेखनीय है कि जहां भारत में बाबा साहब ने आजादी के तुरंत बाद महिलाओं को समान मताधिकार उपलब्ध कराया, वहां दुनिया में, जो विकसित कही जाने वाली दुनिया में, लंबे समय तक महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा। मैं इंग्लैंड का उदाहरण देता हूं, यूके का उदाहरण देता हूं अध्यक्ष जी, यूएस का। यूएस 1776 में आजाद हुआ, लेकिन महिलाओं को मताधिकार मिलने में कितने साल लगे? 144 वर्ष। और यूनाइटेड किंगडम, इसमें तो 1918 में महिलाओं को मताधिकार दिया, लेकिन लिमिटेड कर दिया कि जो महिलाएं 30 साल से उम्र के अधिक हो या जिनका पति प्रॉपर्टी से संबंधित क्वालिफिकेशन रखता हो, उसको दिया। और उसके 10 साल बाद 1928 में
द इक्वल फ्रेंचाइज एक्ट के माध्यम से 21 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को समान मताधिकार मिला। राइट टू रिप्रेजेंटेशन बाबा साहब का मूल वाक्य हुआ करता था। आज हमारे यशस्वी तपस्वी कर्मयोगी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसी दिशा में सोच रहे हैं। इसी कारण मातृशक्ति को नीति निर्माण में भागीदार बनाने के लिए महत्वपूर्ण बिल पेश हुए हैं। ये बिल महिलाओं के समान भागीदारी के पॉलिटिकल जस्टिस को पूरा करेगा। सर, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय की बात प्रस्तावना में तो खूब कही गई है, लेकिन लोगों ने उसको लागू करने का प्रयास नहीं किया। अगर लागू करने का प्रयास किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करने का प्रयास किया। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपकी अनुमति से बिल के प्रावधानों के विषय में सदन को थोड़ा अवगत कराना चाहता हूं। जब आजादी के 75 वर्ष के बाद अमृतकाल के युग में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन में पहले बिल के रूप में 18 से 21 सितंबर 2023 को विशेष सत्र के माध्यम से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करवाकर लोकसभा व विधानसभा में महिलाओं के 33% प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करके लोकतंत्र को पुष्पित व पल्लवित करने का अभिनव कार्य किया है। आज उसी श्रृंखला में हम ये अमेंडमेंट बिल लेकर के आए हैं। इसी संसद में 17वीं लोकसभा के दौरान 18 से 21 सितंबर 2023 को आयोजित विशेष सत्र में पारित की गई द कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हम नारी शक्ति वंदन कहते हैं, और जिसको 28 सितंबर को राष्ट्रपति जी ने अनुमोदित किया। इसके माध्यम से संविधान के आर्टिकल 330 ए, 332 ए, 334 ए को इंसर्ट किया गया था तथा आर्टिकल 239 AA में अमेंडमेंट किया गया था ताकि लोकसभा व राज्य विधानसभाओं तथा एनसीटी दिल्ली की असेंबली में भी लगभग 1/3 सीटें नारी शक्ति के लिए आरक्षित की जा सके। इस संबंध में सदन में चर्चा के दौरान विपक्ष में अन्य दलों के नेताओं ने अनुरोध किया था कि इस वुमेन रिजर्वेशन बिल का क्रियान्वयन जल्दी से जल्दी किया जाए। हालांकि जो प्रोविजन 2023 के संविधान संशोधन में किए गए थे उसके अनुसार ये महिला आरक्षण तभी ऑपरेटिव होना प्रस्तावित था जब इस एक्ट के लागू होने के बाद पहली रिलेवेंट सेंसस 2026 की जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को पूरा किया जाए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो महिलाओं के लिए आरक्षण तब तक लागू नहीं किया जा सकता था जब तक 2026 के बाद प्रकाशित होने वाली सेंसस फिगर के आधार पर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज नहीं की जाती। अगली सेंसस और उसके बाद की डिलिमिटेशन प्रक्रिया में अभी पर्याप्त समय लगेगा, जिससे वुमन की इफेक्टिव पार्टिसिपेशन में डिले होगा। इसलिए अध्यक्ष जी, आज जो हम ये अमेंडमेंट लेकर के आ रहे हैं उनका मूल उद्देश्य लोकसभा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें जो आरक्षित करने संबंधी प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से हैं। इसके लिए संविधान के आर्टिकल 55, आर्टिकल 81, 82, 172, 330, 332 और 33A में संशोधन का प्रस्ताव है जो बिल में साफ साफ उल्लेखित है। द कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023 लोकसभा तथा विधानसभा महिलाओं के लिए लगभग 1 सीटों का रिजर्वेशन, जिसमें SC/ST भी शामिल है, प्रदान किया गया है। ये उल्लेखनीय है कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का वर्तमान में उपलब्ध सीटों के अतिरिक्त इन एडिशन टू और ओवर एंड अबव रखना है, न कि वर्तमान अलोकेशन ऑफ सीट को प्रभावित करना। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि महिला सीटों हेतु किया जा रहा आरक्षण हॉरिजेंटल यानी कुल सीटों में से 33% होने के साथ साथ वर्टिकल भी है, अर्थात SC और ST के लिए रिजर्व सीटों में भी 33% सीटें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। पूरे देश में एक समान और न्याय संगत तरीके से महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के रिजर्वेशन को प्रभावी बनाने के लिए ये आवश्यक होगा कि लोकसभा में वर्तमान सीटों के अतिरिक्त कुल सीटों की संख्या में समान रूप से 50% की वृद्धि की जाए। लोकसभा की वर्तमान सीटों में 50% की वृद्धि की जाती है तो सदन की नई स्ट्रेंथ 815 सदस्यों की होगी। इसमें से 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, जो कुल 815 सीटों का 1/3 है। तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है और इसमें सबको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, किसी भी पुरुष वर्ग को भी नुकसान नहीं हो रहा है और किसी राज्य को कोई नुकसान नहीं हो रहा। जो ताकत जिस राज्य की है उतनी ही ताकत आने वाले समय में रहेगी। वर्ष 2011 की सेंसस के जनसंख्या के आंकड़ों के संबंध में यही उपलब्ध नवीनतम सेंसस फिगर है और वर्ष 25 में अधिसूचित वर्तमान जनगणना प्रक्रिया के परिणाम किसी भी स्थिति में 2027 के उत्तरार्ध या 28 के प्रारंभ से पहले उपलब्ध नहीं होंगे। 2011 की जनगणना का उपयोग रीएडजस्टमेंट या डिवीजन ऑफ
टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी तथा SC/ST के लिए सीटों के अलोकेशन के लिए किया जाएगा। ये हमने हमारा जो उद्देश्य है बिल का उसमें भी लिखा है। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं देश के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन, करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को भी याद करना चाहूंगा। जब 3 अक्टूबर 2005 को कलकत्ता, मद्रास और मुंबई विश्वविद्यालय के कंबाइंड इनॉग्रल एड्रेस के दौरान जब मुंबई यूनिवर्सिटी के एक छात्रा ने APJ अब्दुल कलाम साहब को पूछा, इंडियन पॉलिटिक्स में महिलाओं की भागीदारी को लेकर के एक सवाल किया। अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति हो तो वो सवाल मैं पढ़ जाता हूं। एक महिला ने, लड़की ने पूछा, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ वुमन इन इंडियन पॉलिटिक्स व्हेन ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज आर अपोजिंग द वुमेन्स बिल। ये सवाल पूछा। APJ अब्दुल कलाम साहब ने क्या जवाब दिया? डेफिनेटली द रिजर्वेशन ऑफ 33% short will come. It is only a matter of time. Success generally does not come without encountering problem. This is what women have to do collectively for getting the bill passed. ये समय आज आ गया है। APJ अब्दुल कलाम साहब ने उस समय कहा समय आएगा, आ गया, और ये समय आ गया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सदन इसको पास कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में वो ये भी कहते हैं, सर, if women get into the assembly, they would bring some order. We can also hope to see development politics instead of political politics if more women enter the seat. ये APJ अब्दुल कलाम साहब का भी सपना था जो आज नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। विधायिका में नारी शक्ति का बढ़ता प्रतिनिधित्व हमें डेवलपमेंट में और निर्णय प्रक्रिया में भागीदार महिलाओं को बनाएंगे तो हमें इसका देश को लाभ होगा। आज मैं बड़ी विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कलाम साहब के इस विजन को ही चरितार्थ करने का ऐतिहासिक कार्य संपन्न किया जा रहा है।